हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हैप्पी लर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉफ्री चौसर को। चौसर का जन्म हुआ था 1343 में और इनकी डेथ हुई थी 1400 में। अगर हम इनकी एज की बात करें तो इनकी एज 1340 से शुरू हो जाती है, 1340 टू 1400। चौसर इतने इम्पॉर्टेंट राइटर हैं कि चौसर के नाम पर ही इनकी एज है, एज ऑफ चौसर जिसे हम कहते हैं। एज ये एक ट्रांजिशनल एज है, इसमें हमें बहुत सारे ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। ओके, सो ट्रांजिशन की एज क्यों है ये? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे ट्रांजिशंस देखने को मिले, जैसे कि फ्रॉम प्रोज टू पोइट्री। प्रोज टू पोइट्री, इससे पहले प्रोज लिखे जाते थे और चौसर के टाइम से हमें पोइट्री देखने को मिलती है। एंशिएंट टू मॉडर्न लिटरेचर, इससे पहले वर्क्स एंशिएंट होते थे, गॉड्स गॉडेसेस के ऊपर होते थे, लेकिन चौसर ने एक मॉडर्न राइटिंग की शुरुआत की। अगर हम कैंटरबरी टेल्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो कैंटरबरी टेल्स में हम देखेंगे कि इंग्लैंड के जो लोग थे उनका पूरा पेन पिक्चर बहुत अच्छे से चौसर ने किया है। इतना अच्छा वो वर्क है कि उस समय हम उस वर्क को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि इंग्लैंड की उस समय क्या स्थिति थी, किस तरह के लोग वहाँ पर थे, बहुत सारी चीज़ें हमें इस बारे में पता चल जाती हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर से नरेटिव लिटरेचर की भी ये शुरुआत थी, क्योंकि इससे पहले चौसर से पहले जो लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव था, बहुत ज़्यादा लाइन्स में लिखा जाता था। आपने देखा होगा 40,000 लाइन्स, 50,000 लाइन्स, 30,000 लाइन्स, है ना। तो यही सब है। इसके बाद अगर हम बात करें चौसर की लाइफ की, तो चौसर की लाइफ जो है वो 3 राजाओं के शासनकाल में हमें देखने को मिलती है। दे आर एडवर्ड द थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। इनका जो इनका जो स्पैन है, टाइमिंग, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो भी हमें याद रखना है। 1327 से 1377 एडवर्ड द थर्ड, रिचर्ड टू 1377 से 1399 एंड हेनरी फोर्थ 1399 से 1413। और हमें ये भी याद रखना है कि 1415 में 100 ईयर वॉर एंड हुआ था। अगर हम देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, तो ब्लैक डेथ जो थी वो चौसर की एज में देखने को मिलती है, जो 1348 में हुआ था, जिसे ग्रेट प्लेग भी कहा जाता है। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड यूजीसी नेट में। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है पीजेंट रिवॉल्ट, जो कि 1381 में हुआ था, वॉट टाइलर जिसके लीडर थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें 100 ईयर्स वॉर की, तो 100 ईयर्स वॉर जो हुआ था फ्रेंड्स, वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 1337 से 1453। ये ड्यूरेशन है, तो ये ड्यूरेशन आपको याद रखनी है। ओके, जब जीत गए थे ना वॉर इंग्लैंड, तब इंग्लैंड के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई और इंग्लैंड को ये समझ में आया कि हमारी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज। और उसी रीज़न से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो देखने को मिलती है, क्योंकि उससे पहले फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो एरिस्टोक्रेटिक्स की लैंग्वेज थी, क्लर्जीज की लैंग्वेज थी लैटिन, और जो नॉर्मल लोग थे वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। तो चौसर ने चौसर के टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को सिलेक्ट किया था, और ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें उन्होंने चेंज की, कुछ स्ट्रक्चर्स में चेंज करके उन्होंने हमें इंग्लिश गिफ्ट की है। ओके, चौसर ने, इसीलिए चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चौसर बहुत ही कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट है, और हमें उनकी ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, प्लीज़ आप इन्हें माइंड में रखिएगा। चौसर कई सारी रॉयल पोस्ट्स पर रहे। इन्होंने सर्व किया एडवर्ड थर्ड और हेनरी फोर्थ को। उनकी शादी फिलिप्पा रॉयट से हुई थी। फिलिप्पा's sister was Catherine Swynford and she was the third wife of John of Gaunt, and John of Gaunt was Chaucer's patron. Okay, इसके बाद अगर हम बात करें कि चौसर जो थे ना, वो पहले ऐसे पोइट थे जिन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था, जिसे द पोइट कॉर्नर भी कहा जाता है। चौसर को फ्रेंच ने पकड़ लिया था ड्यूरिंग द ब्रिटनी एक्सपेडिशन ऑफ 1359 एंड ही वॉज रैंसम्ड बाय द किंग। तो ये हमें याद रखना है कि हु वॉज रैंसम्ड बाय द किंग, जॉफ्री चौसर। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डिटेल। अगर हम बात करें चौसर की फेजेस की, कि उनका जो करियर है वो कितने फेजेस में डिवाइडेड है, तो वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है।
फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। सबसे पहले फ्रेंच पीरियड आता है जो कि 1359 से 1342 तक आता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो किन किन से इन्फ्लुएंस थे? गुलाम डी मेशॉट, जेन डी म्यूंग एंड गुलाम डी लॉरेस। द रोमांट ऑफ द रोज जो कि 1360 में आया था, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क। द बुक ऑफ द डचेस इज़ इम्पॉर्टेंट। इनकी टाइमिंग तो हमें डेफिनेटली याद रखनी है। बुक ऑफ द डचेस जो था वो डचेस ब्लांच के ऊपर लिखा गया था। डचेस ब्लांच जो थी, शी वॉज फ्रॉम लैंकेस्टर एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, और उनकी डेथ पर ये लिखा गया था। तो इसको लिखा किस में गया है? तो ओटावा राइमा में लिखा गया है। ओटावा राइमा में 8 लाइन्स होती हैं और 10 सिलेबल्स होते हैं हर एक लाइन में। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी ए बी ए बी एंड सी सी। देखिए ए बी ए बी ए बी 6 लाइन्स एंड सी सी 2 लाइन्स, सो टोटल 8 लाइन्स। अगर हम बात करें इटालियन पीरियड की तो 1372 से शुरू होता है ये और 1385 तक चलता है। दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ट्रोइलस एंड क्रेसीडे जो वर्क है वो 1380s का वर्क है। ये एक ट्रैजिक वर्स रोमांस है और राइम रॉयल में लिखा गया है। राइम रॉयल जो होता है वो 7 लाइन स्टैंजा है। जेम्स वन ने इंट्रोड्यूस किया था किंग स्क्वायर में राइम रॉयल स्टैंजा को। और ये जो वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसीडे, इट इज़ डेडिकेटेड टू जॉन गॉवर, और इसी में फ्रेज़ यूज़ की है चौसर ने, ओ मॉरल गॉवर। तो ये हमें याद रखना है कि ओ मॉरल गॉवर फ्रेज़ जो है वो ट्रोइलस एंड क्रेसीडे में यूज़ हुई है। इसका जो प्लॉट है वो सेकंड फिलोस्ट्रेटो से लिया गया है। ये लव स्टोरी है ट्रोइलस और क्रेसीडे की। क्रेसीडे इज़ अ विडो वुमन एंड ट्रोइलस जो है वो एक वॉरियर रहता है यहाँ पर। पिंडारस जो है ये पहला फनी कैरेक्टर है जो ट्रोइलस एंड क्रेसीडे में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्रीक वॉरियर है यहाँ पे डायोमीड। डायोमीड जो है वो और ट्रोइलस की फ़ाइट जो है एंड में होती है, जहाँ पर पता चलता है कि जो ट्रोइलस ने गर्डल दिया हुआ था क्रेसीडे को कि मैं तुमसे शादी करूँगा वॉर से लौट कर, वो गर्डल जब डायोमीड के पास देखता है ट्रोइलस तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और जब ट्रोइलस डायोमीड से पूछता है कि तुमने ये गर्डल तुम्हें कहाँ से मिला, तो डायोमीड कहता है कि ये गर्डल मुझे क्रेसीड ने दिया है और मैंने क्रेसीड के सामने ऑप्शन रखा था कि या तो मैं उसे मार दूंगा या फिर वो मुझसे शादी कर ले। तो क्रेसीड जो है वो चूज़ करती है कि वो डायोमीड से शादी कर ले। तो ये चीज़ एट द टाइम ऑफ द वॉर ट्रोइलस को पता चलती है और ट्रोइलस बहुत ही सैड हो जाता है इस चीज़ से और बहुत ही दुखद अंत होता है उसका, मतलब लड़ते लड़ते, क्योंकि वो अंदर से पूरा टूट चुका होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि विमेन जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इस तरीके का कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स की अगर हम बात करें तो ये वर्क 1382 में आया था। फ्रेंड्स, जो हम चल रहे हैं जैसे जैसे चल रहे हैं क्रोनोलॉजिकली, आपको इसी तरह से पढ़ना है ताकि आपको याद रहे कि अगर वर्क्स की क्रोनोलॉजी आती है तो आप सेट कर पाएँ। ये वर्क जो है वो राइम रॉयल में लिखा गया है। राइम रॉयल 7 लाइन स्टैंजा, और रिचार्ड II और एन ऑफ बोहेमिया की शादी के अवसर पर इसे लिखा गया था 1382 में। कॉन्फ्रेंस होती है इसमें बर्ड्स की। सेंट वैलेंटाइन्स जो होते हैं उनकी रिस्ट पर एक ईगल बैठी रहती है, फीमेल ईगल, और यहाँ पर डिबेट होता है 3 हाई रैंकिंग ईगल्स के बीच में उस फीमेल ईगल के अटेंशन को गेन करने के लिए, उसके लव को गेन करने के लिए। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है वैलेंटाइंस डे का। 14 फरवरी के दिन ये सारा कुछ होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क। अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्क की तो दैट इज़ द हाउस ऑफ फेम। ये अराउंड 1380s में आया था। दांते की डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस्ड है ये, और टेम्पल ऑफ ग्लास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में ये वर्क लिखा गया है। यहाँ पर जो सारे र्यूमर्स हैं, लाइज हैं, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पर। वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से जो फॉल्स चीज़ें हैं, जो र्यूमर्स हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, वो कहाँ पर जाता है और किसको फेम मिलना चाहिए, है ना, हु शुड बी गिवन फेम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वर्क। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्क की तो द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन 1385 का ये वर्क है।
इसका ईयर आपको याद रखना है और इसमें हमें ये याद रखना है कि ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। जैसे कि मैंने आपको ट्वाइलाइट एंड क्रेसिडा के टाइम बताया कि चौसर जो थे उनकी ज़्यादातर राइटिंग्स में ये देखने को मिलता था कि विमेन जो हैं वो कहीं ना कहीं चीट करती हैं या धोखा देती हैं या लॉयल नहीं रहती हैं। तो गॉड ऑफ लव जो थी वो चौसर के ड्रीम में आकर चौसर को कहती हैं, वॉर्न करती हैं कि तुमने हमेशा फीमेल की जो है डार्क साइड दिखाई है, उनकी अच्छी साइड को तुम्हें दिखाना है, ऐसा वर्क लिखो। तब चौसर द लेजेंड ऑफ गुड विमेन लिखते हैं। और यहाँ पर 9 विमेन की बात हुई है, क्लियोपेट्रा, थिस्बी, डिडो, हाइपेसिपल, ल्यूक्रीस, एरिएडन, फिलोमेला, फेलिस एंड हाइपरमिनिस्ट्रा। ये हमें याद रखना है। उसके और डियर फ्रेंड्स, चौसर का एक और वर्क है कैंटरबरी टेल्स, जो कि काफ़ी लॉन्ग वर्क है और ये इंग्लिश फेज़ का वर्क है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज़ इस वर्क को डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ साथ में मिलकर पढ़ते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आपको जो भी लगता है आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कमेंट के थ्रू। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्क को लेकर अपन वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।